हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का एक यूनिवर्सिटी सेंटर में स्वागत है। तो बेसिकली आज का जो हमारा चैप्टर है काफ़ी जानदार है और काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने बाकी के 5th चैप्टर को नहीं देखा तो आप जस्ट आप प्लेलिस्ट को जाके चेक करिए और देन आप उसको सीक्वेंस वाइज से आप क्या करिए चैप्टर्स को देखिए ताकि आपको ये टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर है। तो बेसिकली आपको मैं बता दूं ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो काफी बड़े मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज जो हमारे होंगे इस वीडियो में हम 2-3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो पे ये जो टॉपिक में बात होगी वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमें जो समझना है मतलब चैप्टर के नाम से है नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा हर एक चैप्टर को बड़े सीक्वेंस से डिजाइन किया गया है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि पहले एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था, फिर हमने देखा हमारा औद्योगिक क्षेत्र कैसा था एंड देन हमने देखा था कि व्यापार क्षेत्र कैसा था। अब हमारा क्या हुआ कि हमें देखना है, और मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो लगभग 1900 ठीक है 1991 के बाद के लिए, मतलब 1991 से शुरू करेंगे, उसके बाद के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या कंडीशन कैसे कैसे चीजें क्या हुई थी। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है भारत में नई आर्थिक नीति की आवश्यकता। सिंपल से समझना क्या क्वेश्चन बड़ा साधारण से है। तो कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्यों पड़ी का मतलब है कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, ठीक है, बेसिकली हमें इसमें एलपीजी के बारे में पढ़ना है, तो उसकी हमें क्यों रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है, हमारे देश को। तो उसके रिक्वायरमेंट के बेसिकली कुछ कारण थे जो कारण हमें ये दर्शाते हैं कि भारत में एक नई आर्थिक नीति की आवश्यकता होगी। ठीक है, पहला कारण है राजकोषीय घाटे में वृद्धि। ये राजकोषीय घाटा क्या होता है? देखो इसका आंसर हमें दो तरीके से देना है। एक हमें 1991 से पहले की बात को लेकर चलना है। जैसे अगर देखा जाए सन 1991 से पहले भारत का जो राजकोषीय घाटा था वो लगातार क्या होता बढ़ रहा था। अब राजकोषीय घाटे का मतलब क्या होता है आपको जानना जरूरी है। राजकोषीय घाटे का मतलब सिंपल से होता है कि जो सरकारी व्यय होता है, मतलब जो सरकार द्वारा जो एक्सपेंसेस किए जाते थे, ठीक है, वो प्राप्तियों की तुलना में काफी ज्यादा होता है। मतलब सरकार मान लेते हैं कि सरकार 10,000 करोड़ रुपए खर्चा करती है, ठीक है, और सरकार को जो रिटर्न में सिर्फ 5 करोड़ हो रहा है। तो ये कहने की क्या कि जो 5 करोड़ आपका जो लॉस हुआ है, तो ये कहने की किस रूप में आता था? राजकोषीय घाटे के रूप में। अब तो ये जो राजकोषीय घाटा सरकार का लगातार बढ़ रहा था, जिससे कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी, मतलब भारत की, ठीक है, उसको लगातार क्या धक्का लगा था। धक्का लगने का मतलब क्या है कि उसकी जो ग्रोथ रेट थी वो लगातार रुक रही थी। तो इस कारण क्या हुआ कि राजकोषीय घाटे को कवर करने के लिए, राजकोषीय घाटे को रोकने के लिए कहीं न कहीं हमें नई आर्थिक नीति की आवश्यकता पड़ी। दूसरा हमारा जो है प्रतिकूल भुगतान शेष। ठीक है, ये प्रतिकूल भुगतान शेष का मतलब क्या होता है समझना है। एक होता है हमारा अनुकूल भुगतान शेष और एक हमारा होता है प्रतिकूल। तो हमें प्रतिकूल भुगतान शेष को देखना है। प्रतिकूल भुगतान शेष का सिंपल सा जो मीनिंग होती है वो होती है मतलब कि जब हमारे देश द्वारा, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का क्या आयात अधिक हो और निर्यात कम हो। मतलब इससे होगा क्या, इससे देखो हमारा नुकसान होता है कि हम बाहर की कंट्री से चीजों को ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने से क्या होता है कि हमारे देश का जो पैसा होता है वो बाहर की कंट्री में आता है और हम पूरी तरह से क्या होते हैं उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो 1991 से पहले भारत की कुछ स्थिति इसी प्रकार से थी कि जो भी नई टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, या फिर जो भी हमें मशीनें वगैरह हो गई या फिर कोई और भी जो मटेरियल होता था वो हमें बाहर से क्या करना था, मंगाना पड़ता था। तो कहने की हमारा उस दौरान 1991 से पहले जो हमारा भुगतान शेष था वो कैसा? प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब क्या था कि अगर हम मान लेते हैं 10,000 करोड़ का, ठीक है, 10,000 करोड़ का क्या आयात करते हैं और 5,000 करोड़ का निर्यात, तो कहने की ये भी जो हमारा 5,000 करोड़ था ये कहने की चीज को दर्शाता है प्रतिकूल भुगतान शेष को। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं? विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। ये विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है? विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब जो फॉरेन रिजर्व होता है, फॉरेन करेंसी कह सकते हो। ठीक है, तो अगर देखा जाए 1991 से पहले भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कमी हो रही थी। क्यों? क्योंकि भारत जो था, ठीक है, लगातार, ठीक है, लगातार मतलब भारी मात्रा में जो वस्तुओं सेवाओं को क्या करता था बाहर से मंगाता था। तो मंगाने के कारण क्या हुआ कि भारत का जो है वो जो फॉरेन करेंसी थी, फॉरेन करेंसी रिजर्व था वो लगातार क्या होता है? कम होता है। तो इस कारण क्या हुआ, तो कहीं न कहीं जो विदेशी मुद्रा भंडार में जो हमारी कमी हो रही थी, तो इसको सुधारने के लिए हमें एक ऐसी पॉलिसी की जरूरत थी जिसके द्वारा क्या होता है कि हमारे अपने फॉरेन रिजर्व को क्या बढ़ा सके। तो वो नीति क्या थी? हमारी नई आर्थिक नीति की आवश्यकता पड़ी।
और जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, खाड़ी संकट। ठीक है, खाड़ी संकट क्या होता है समझना। ठीक है, क्राइसिस मतलब खाड़ी संकट का मतलब सिंपल से क्या था कि 1991 से पहले जो भारत था, ठीक है, वो खाड़ी देश हो गए। खाड़ी देश बेसिकली हमारे जैसे कि इजराइल हो गए, ईरान हो गए, ये ऐसे कंट्री हैं जो बेसिकली क्या होता है कि तेल के लिए जो कच्चा तेल होता है उसके लिए क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड में ये फेमस है। लगभग वर्ल्ड की ऑलमोस्ट जो कंट्रियां होती हैं इन्हीं 2-3 कंट्रियों से क्या होती है कच्चे तेल का क्या आयात करती है। तो भारत भी क्या होता है कि उन कंट्रियों में से एक था जो बड़ी मात्रा में क्या कच्चे तेल का मतलब इन कंट्रियों से आयात करता था। हुआ क्या कि इन कंट्रियों के मध्य आपस में ही गृह युद्ध छिड़ गए। तो गृह युद्ध होने के कारण ये जो मतलब ये जो कंट्रियां थी, ये जो देश थे, ठीक है, ये बेसिकली इन्होंने जितने भी निर्यात वगैरह करते थे पूरी तरह से सब निर्यात को ब्लॉक कर दिया गया। ब्लॉक करने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा ऐसा कच्चे माल का। आपको पता है कि जो कच्चा माल होता है, ठीक है, तो वो कहीं न कहीं हर किसी न मतलब हर एक देश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा फ्यूल होता है। फ्यूल क्योंकि उसी के बलबूते पे ही पूरी इकोनॉमी रन करती है। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे इंडस्ट्री सेक्टर को अगर चलाना है तो हमें कहीं न कहीं क्या होता है कि कच्चे माल के फिर कच्चे तेल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो कहीं न कहीं क्या था कि जो खाड़ी संकट भी ये भी हमें दर्शाता है कि हमें एक ऐसी नीति की बनाने की जरूरत है जिसके द्वारा कि हम कच्चे तेल को मंगा सकते हैं, आयात करवा सकते हैं। ठीक है, और लास्ट क्या है, मुद्रास्फीति में निरंतर वृद्धि। मुद्रास्फीति का मतलब सिंपल होता है इन्फ्लेशन इन द सेंस की महंगाई। तो 1991 से पहले भारत में जो चीजें थी वो उत्पादित कम होती थी, प्लस ठीक है हम निर्यात कम करते थे, आयात ज्यादा करते थे। तो जिस कारण क्या था कि जितनी भी गुड्स होती थी, जितनी भी वस्तुएं सेवाएं होती थी, उनकी जो प्राइस होती थी वो लगातार क्या होती इंक्रीज होती थी, और प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो जो कम से कम मतलब जो एक नॉर्मल वर्ग था, जो हमारे सोसाइटी जो हमारे समाज का, उस प्राइस को पे नहीं कर पाता। तो कहने की क्या हुआ कि ये जो बढ़ती मुद्रास्फीति जब लगातार बढ़ रही थी तो उस मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए हमें कहने की एक नई आर्थिक नीति की आवश्यकता पड़ी। तो ये बेसिकली कितने 5 पॉइंट्स है जो हमें ये दर्शाते हैं कि भारत में नई आर्थिक नीति की आवश्यकता के क्या कारण थी या फिर क्यों जरूरत थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नई आर्थिक नीति या फिर ठीक है आर्थिक सुधार किसे कहते हैं, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका पहले हमें इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए होती है। ठीक है, कह रहे हैं कि आर्थिक सुधार से अभिप्राय उन सरकारी उपायों से है जिनके माध्यम से अर्थव्यवस्था को कुशल एवं विकासात्मक बनाया जाता है। तो सिंपल सा देखो, आर्थिक सुधार का मतलब क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का सिंपल सा जो मीनिंग होता है कि एक ऐसी उन गवर्नमेंट मतलब ऐसी पॉलिसीज है जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाएगी जिसके माध्यम से क्या होता है कि हम अर्थव्यवस्था को सुधार सके, अर्थव्यवस्था के विकास की गति ले सके। तो उसे क्या था, हम कह सकते हैं नई आर्थिक नीति। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी नई आर्थिक नीति थी वो 3 प्रकार की थे। इसी को क्या इकोनॉमिक्स जो हमारे बड़े-बड़े जो इकोनॉमिक्स है उन्होंने क्या किया कि इसी को पिलर का मतलब पिलर ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ थे। ठीक है, स्तंभ। ठीक, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ कौन से हैं। तो बेसिकली जो हमारे 3 स्तंभ थे ये थे, उसी को तत्व भी कह सकते हैं। पहला क्या है, उदारीकरण, जिसे हम कह सकते हैं लिबरलाइजेशन। ठीक है, दूसरा क्या हमारा निजीकरण, और तीसरा क्या आपका वैश्वीकरण, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं, और प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो हमारे जो सेकंड पार्ट होगा, ठीक है, 6 चैप्टर का, तो उसमें हम बेसिकली बात करेंगे लिबरलाइजेशन की, मींस उदारीकरण की। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।